स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में। आज का जो लेक्चर है वो रहेगा हमारा सेकंड जनरेटर आने वाला है, वो है शंट जनरेटर के बारे में। यानी शंट जनरेटर, इसे शंट जनरेटर क्यों नाम दिया गया और इसके अंदर जो वाइंडिंग लगी रहती है उसका टाइप क्या होता है और कैसे आर्मेचर EMF जनरेट करता है, और जो आर्मेचर का जो बनाया गया जो EMF है वो किन किन कारकों पर डिपेंड करता है। अगर अपने लोड का मान बढ़ाते हैं तो आर्मेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर अपने लोड का मान घटाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि आपने सब लोग जानते हैं कि जनरेटर पर लोड का मान बढ़ाया जाता है तो जनरेटर के अंदर ज़्यादा फ्यूल लेने के बाद क्या होगा, ज़्यादा धुआं फेंकने लगता है और जनरेटर क्या होता है, दबने लगता है। तो क्या कारण होता है, क्या एक ऐसा होता है आर्मेचर यानी जनरेटर के अंदर ऐसा कुछ जो क्या करता है कि आर्मेचर को रोके रखता है यानी घूमने नहीं देता है। तो आज उन कारकों के बारे में पढ़ेंगे, तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। अगर जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा पिछली क्लास में अपन ने पढ़ लिया था कि सीरीज जनरेटर के बारे में, सीरीज जनरेटर के अभिलक्षण के बारे में पढ़ा था। आज जो सेकंड है वो है हमारा शंट जनरेटर। शंट जनरेटर शंट जनरेटर के अंदर सबसे पहला जो बात आती है वो ये आती है कि शंट जनरेटर को, शंट वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ समांतर क्रम में संयोजित कर दिया जाता है। आपको समांतर का तो पता ही है, यानी ये किस प्रकार की वाइंडिंग है, एक शंट वाइंडिंग। वाइंडिंग पढ़ा था आपने चैप्टर, वाइंडिंग टॉपिक था। वाइंडिंग कितने प्रकार होती है, एक सीरीज वाइंडिंग और एक क्या होती है, शंट वाइंडिंग। दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, जिसमें सीरीज वाइंडिंग लगी हो वो सीरीज जनरेटर, और जिसमें आर्मेचर के साथ समांतर में वाइंडिंग जुड़ी हो शंट वाइंडिंग, वो क्या कहलाता है, शंट जनरेटर कहलाता है। तो ये जो वाइंडिंग है ये किसके समांतर में जुड़ी हुई है, आर्मेचर के समांतर में, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, लोड लगा दिया जाएगा। कुछ नहीं है, सिंपल सा है। LMRC के अंदर, सॉरी जयपुर मेट्रो के अंदर 2 एग्जाम हुए अभी, और उन एग्जामों के अंदर पूछा गया था कि शंट जनरेटर का डायग्राम बताओ। यानी डायग्राम पूछा गया था कि कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का डायग्राम कौन सा होता है, डिफरेंशियल का कौन सा होता है। तो ऑप्शन के अंदर आपके डायग्राम थे और क्वेश्चन में पूछा गया था कि कम्युलेटिव का डायग्राम कौन सा है, शंट का कौन सा है, सीरीज का कौन सा है। तो आपको डायग्राम भी याद रखना है, यानी कौन से जनरेटर का कौन सा सर्किट डायग्राम बनता है, ये चीज़ आप दिमाग में बिठा लें। अब बात करते हैं कि इस वाइंडिंग, ये जो वाइंडिंग लगाई गई है इस वाइंडिंग को क्या कहते हैं, शंट वाइंडिंग। शंट वाइंडिंग को किससे प्रदर्शित किया जाता है, SH से प्रदर्शित किया जाता है। अब बात करते हैं कि इसके जो टर्मिनल होते हैं इसको E1 और E2 से लिखा जाता है। यहाँ तक सभी को समझ में आया। यानी शंट वाइंडिंग को अगर आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर में जोड़ दिया जाए तो ये जनरेटर कौन सा कहलाएगा, शंट जनरेटर कहलाएगा। और आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनलों को आपको पता ही है, क्या नाम दिया जाता है, A1 और A2। और यहाँ से जो फ्लो होगी वो कौन सी होगी, IL, यानी लोड धारा। यहाँ पर क्या लगाया जाएगा, लोड। इतना आप सभी को समझ में आया। अब बात करते हैं कि इस जनरेटर को, यानी जो शंट वाइंडिंग है उसके समांतर में क्यों संयोजित की जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन यही है, क्योंकि इस जनरेटर के अंदर वोल्टता का मान नियत रखने के लिए, या फिर अपने कह सकते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन का मान कम रखने के लिए, या फिर अपने कह सकते हैं कि जो लोड लगाया जा रहा है उसको वोल्टेज क्या है, एक लेवल में मिलती रहे, यानी एक फिक्स्ड वोल्टेज मिलती रहे। इसलिए इन्हीं कारणों को देखते हुए आर्मेचर के समांतर में किसको संयोजित किया जाता है, शंट वाइंडिंग को। और शंट वाइंडिंग का जो टाइप आप सभी को पता है कि पतले तार और अधिक टर्न की बनाई जाती है। यानी इसका जो रेजिस्टेंस है वो रखा जाता है 100 ओम से 750 ओम तक रखा जाता है। आपको ये चीज़ मालूम है। अब बात करते हैं कि सीरीज वाइंडिंग ये किस प्रकार का जनरेटर है। ये है स्व उत्तेजित प्रकार का जनरेटर का टाइप है, जिसमें से 3 टाइप थे, सीरीज, शंट और कंपाउंड। आज अपना कौन सा टॉपिक है, शंट जनरेटर के बारे में। यानी कौन सा पृथक उत्तेजित नहीं है, ये कौन सा स्व उत्तेजित जनरेटर है। स्व उत्तेजित का मतलब है कि फील्ड के अंदर, यानी फील्ड आपकी कौन सी है, शंट वाइंडिंग है, ये क्या करेगी, इसके अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण कुछ वोल्टेज यानी 3 से 6 वोल्ट क्या करेगी, जनरेट करेगी। और ये जनरेट की वोल्टेज कहाँ जाएगी, फिर से वापस फील्ड वाइंडिंग में आएगी। और फील्ड वाइंडिंग उन्हीं से पहले से 3 से 6 वोल्ट थी और 3 से 6 वोल्ट और आ गई। यानी क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर धारा का मान बढ़ा। धारा का मान बढ़ने से क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ा, जिसके कारण क्या होगा कि वोल्टेज का मान भी बढ़ जाएगा। ऐसा सर्कुलेशन चलता रहेगा। जब फील्ड वाइंडिंग
या आपने कह सकते हैं कि शंट वाइंडिंग जब संतृप्त पॉइंट पे पहुंच जाएगी तब क्या होगा कि पूरी की पूरी जो जनरेटर है वो वोल्टेज बनाने लग जाएगा। फिर क्या है कि लोड को वोल्टेज दी जाती है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब इसका जो पहला जो टॉपिक होता है यानी पहला जो क्वेश्चन बनता है वो ये आता है कि इस जनरेटर को हमेशा नो लोड पे चलाया जाता है। चलाया जाता है यानी सीरीज जनरेटर कौन सा था जिसको लोड पर चलाया जाता है और शंट जनरेटर को नो लोड पर चलाया जाता है। नो लोड पर क्यों चलाया जाता है? आप सभी को पता है कि जो लोड का मान होता है उसका रेजिस्टेंस का मान क्या होता है? कम होता है। यानी जो लोड आपको पता है कि किस क्रम में जुड़ता है? समांतर क्रम में जुड़ता है। और जो भी चीज़ जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं वो समांतर में जोड़े जाते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है आपका? इक्वल अगर रेजिस्टेंस देखा जाए तो क्या होता है? बहुत ही कम आता है। बल्कि यहाँ पर देखा जाता है कि अगर लोड रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाता है? यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस का मान यानी मैं कह सकता हूँ कि RL का मान क्या होता है? यहाँ पर बहुत ही कम होता है। और शंट वाइंडिंग का क्या होता है? यहाँ पर RSH का मान क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो आपको पता है कि जो अवशिष्ट चुंबकत्व के द्वारा जो वोल्टेज जनरेट हुई है वो कहाँ जाएगी? हमेशा आपको पता है कि कम धारा की ओर गति क्या करती, धारा हमेशा कम प्रतिरोध वाला रास्ता चुनती है। तो कम प्रतिरोध किस ओर होता है? लोड की ओर है कम प्रतिरोध। तो धारा कहाँ चली जाएगी? जो 3 से 6 वोल्ट के अंदर जो धारा फ्लो होगी वो कहाँ चली जाएगी? लोड के अंदर चली जाएगी। और फील्ड वाइंडिंग को कोई भी धारा नहीं मिलेगी यानी ये 3 से 6 वोल्ट तक के क्या है वोल्टेज जनरेट करती रहेगी। इसके वोल्टेज के अंदर क्या होगा? कोई भी परिवर्तन नहीं होगा और कोई भी फील्ड के अंदर कोई भी धारा फ्लो नहीं होगी और 3 से 6 वोल्ट जनरेटर वोल्टेज उत्पन्न करता रहेगा। इससे ज़्यादा क्या होगी? वोल्टेज उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए बोला जाता है कि जनरेटर को हमेशा नो लोड पे चलाया जाता है। यानी यहाँ पर लोड का मान नहीं होगा। लोड का मान नहीं होगा तो क्या होगा? यहाँ पर ओपन सर्किट है और ओपन सर्किट के अंदर क्या होता है कि रेजिस्टेंस का मान क्या होता है? यहाँ पर अनंत होता है। ओपन परिपथ के अंदर क्या होता है? रेजिस्टेंस का मान अनंत होता है। तब धारा कहा जाएगी कि इसके द्वारा बनाया गया 3 से 6 वोल्ट फिर फील्ड में जाएगा। फील्ड क्या आएगी? थोड़ा सा और चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी जिसके कारण क्या आगे ये चुंबकीय क्षेत्र काटेगा और जिससे क्या है EMF का मान बढ़ जाएगा। ऐसा ये सर्कुलेशन चलता रहेगा जब तक चलेगा जब तक कि वोल्टेज पूर्ण कंप्लीटली न बन जाए और जो फील्ड वाइंडिंग है वो सैचुरेशन पॉइंट पे न पहुंच जाए। जिससे क्या होगा कि फुल वोल्टेज बनाने लग गया तब अपने क्या करते हैं कि लोड को वोल्टेज दे देते हैं। यहाँ तक सभी को समझ में है। अब जो सेकंड पॉइंट है वो ये कहता है कि इस जनरेटर को स्थिर वोल्टता जनरेटर भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? स्थिर वोल्टता जनरेटर भी कहा जाता है। स्थिर वोल्टता जनरेटर क्यों कहते हैं? आप सभी को पता है कि समांतर के अंदर वोल्टेज का मान क्या होता है? समान होता है। समांतर में वोल्टेज का समान होगा तो फील्ड वाइंडिंग में वोल्टेज का मान वही रहेगा जो आर्मेचर वाइंडिंग में। फील्ड वाइंडिंग में आर्मेचर का मान समान है तो धारा क्या रहेगी? धारा दोनों के हिसाब से अलग अलग रहेगी। और वोल्टेज का मान समान है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा कि यहाँ पर फिक्स रहेगा। और जितना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र फिक्स होगा उतनी ज़्यादा यानी चुंबकीय बनेगा वो छेदन होगा और वो जनरेटर के अंदर जो आउटपुट में जो वोल्टेज मिलेगी वो उतनी अपने को वोल्टेज का मान मिलेगा। इसलिए इस जनरेटर को क्या बोला जाता है? स्थिर वोल्टता जनरेटर कहा जाता है। अपनों ने सीरीज जनरेटर के अंदर पढ़ा था कि इस जनरेटर को एक स्थिर धारा जनरेटर कहते हैं। किसको? सीरीज जनरेटर को। और यहाँ पर क्या बात आती है कि यहाँ पर इसको कहा जाता है इसको कहते हैं स्थिर वोल्टता जनरेटर। क्योंकि आपको सिर्फ सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है कि अगर आपके बात आए सीरीज की, आपको पता है कि सीरीज में धारा का मान समान होता है इसलिए स्थिर धारा जनरेटर, और समांतर में वोल्टेज का मान समान होता है इसलिए समान यानी स्थिर वोल्टता जनरेटर। बिल्कुल डाउट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि इसकी जो लोड की जो वोल्टेज होती है जिसे अपने कहते हैं VT यानी टर्मिनल वोल्टेज होती है वो फील्ड धारा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लोड का मान बढ़ा रहे हो तो यहाँ पर फील्ड के अंदर क्या रहेगी? धारा का मान उतना ही रहेगा, यहाँ पर बहुत कम बढ़ेगा। पर सीरीज जनरेटर के अंदर क्या था? सेम प्रोपोर्शनल था। अगर टर्मिनल लोड का मान बढ़ाते हो तो टर्मिनल वोल्टेज ही बढ़ती है और लोड का मान घटाते हो तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है? घटती है। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि समांतर के अंदर वोल्टेज का मान क्या रहता है? समान रहता है। यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब बात करते हैं क्रांतिक प्रतिरोध के बारे में यानी क्रिटिकल रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं क्रांतिक प्रतिरोध।
क्रांतिक प्रतिरोध क्या होता है कि शंट वाइंडिंग, यानी आपको पता है कि शंट जनरेटर के बारे में बात कर रहे हैं तो वाइंडिंग भी कौन सी है कि शंट वाइंडिंग, यानी जनरेटर के अंदर शंट वाइंडिंग का वह निम्न से निम्न प्रतिरोध है जिस पर शंट जनरेटर क्या करे, वोल्टेज उत्पन्न कर सके। ठीक है, या फिर अपने कह सकते हैं कि प्रतिरोध का वह मान जिस पर शंट जनरेटर वोल्टेज उत्पन्न करना क्या कर दे, बंद कर दे, वो आपका कौन सा कहलाता है, क्रांतिक प्रतिरोध कहलाता है। यानी आप सभी को पता है कि शंट जो वाइंडिंग है इसमें अगर रेजिस्टेंस का मान उच्च हो जाएगा तो क्या इसमें धारा फ्लो होगी, नहीं होगी। धारा फ्लो नहीं होगी तो ये चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं बनाएगी, और चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनाएगी तो आर्मेचर किसको काटेगा, आर्मेचर अकेला घूमता रहेगा। इसलिए बोला जाता है कि अगर क्रांतिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाए, या फिर अपने कह सकते हैं कि शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो ये जो शंट जनरेटर है ये कोई किसी भी प्रकार की वोल्टेज उत्पन्न नहीं करेगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि धारा का मान किस पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे। अगर रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है तो धारा फ्लो नहीं होगी, और धारा फ्लो नहीं होगी तो फैराडे के नियम से कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं मिलेगा। इसलिए बोला जाता है, और आपको पता है क्रांतिक प्रतिरोध क्या होता है कि वह जनित्र की शंट वाइंडिंग का वह प्रतिरोध जिस पर वोल्टेज बनना क्या हो जाए, बंद हो जाए, वो क्या कहलाता है, क्रांतिक प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले के बारे में। आपको पता है कि यहाँ पर जो शंट वाइंडिंग का जो प्रतिरोध है उसको किससे लिखा जाता है, RSH से लिखा जाता है, और आर्मेचर का प्रतिरोध है उसको किससे लिखते हैं, RA से लिखते हैं, और यहाँ का जो लोड रेजिस्टेंस है जिसको किससे लिखते हैं, RL से, और यहाँ से फ्लो हुई धारा क्या कहलाती है, ISH कहलाती है। आर्मेचर में फ्लो हुई धारा क्या कहलाती है, IA कहलाती है, और यहाँ पर फ्लो हुई धारा क्या कहलाती है, IL कहलाती है। यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब बात करते हैं कि फॉर्मूले के बारे में। अगर आपको IL का मान उससे पहले अपने ये सोचते हैं, ये बातें करते हैं कि आर्मेचर क्या होता है कि सबसे ज़्यादा धारा फ्लो होती है, यानी सबसे ज़्यादा जो मेन जो जनरेटिंग वोल्टेज है वो कहाँ उत्पन्न होती है, आर्मेचर के अंदर होती है। आर्मेचर के बाद कहाँ जाती है कि इनके अंदर ये क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। तो आपको पता है कि जो वोल्टेज आर्मेचर में होगी वही कहाँ होगी, सीरीज़ में, ये सॉरी शंट वाइंडिंग में होगी, और वही वोल्टेज कहाँ होगी, लोड पर होगी। यानी बात करते हैं कि यहाँ पर आर्मेचर में वोल्टेज का मान अगर 200 वोल्ट है तो वो भी शंट वाइंडिंग के अंदर भी कितना होगा, 200 वोल्ट, और VT का मान क्या होगा, 200 से थोड़ा कम होगा। VT के अंदर क्या होगा, 200 से थोड़ा कम होता है। ये क्यों होता है वो अपने पढ़ेंगे अभी कुछ समय देर बाद। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब बात करते हैं कि RSH का मान, RSH का मान अगर आपको ज्ञात करना है तो किस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे, यानी आपको शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि RSH ओम के नियम से क्या होता है कि R ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, V/I। अगर ऐसे नहीं पता होता तो त्रिभुज बना लो VIR। R ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या हो गया, V/I होता है, V/I। V अपने ले सकते हैं, यहाँ पर SH भी ले सकते हैं, पर अगर बात करें कि VA की वोल्टेज समान, VSH की वोल्टेज समान और VL की वोल्टेज समान, तो अपने इसको यह भी लिख सकते हैं कि VSH बराबर VL बराबर में क्या आता है, VA। इनके अंदर क्या होगा, वोल्टेज का मान समान रहेगा, पर यहाँ पर VL का मान क्या होता है कि वोल्टेज कुछ घट जाती है इन दोनों की बजाय, क्योंकि लॉसेस के कारण क्या होता है, वोल्टेज का मान कुछ घट जाता है, और जनरेटिंग वोल्टेज का मान क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है। उसके बाद में I कौन सी आएगी, शंट के अंदर, यानी शंट वाइंडिंग में धारा फ्लो होती है उसको बोलते हैं SH से, यानी ISH। अगर RSH का मान ज्ञात करना है तो V/में क्या हो जाएगा, ISH। ठीक है, अब बात करते हैं कि आर्मेचर धारा का मान अगर आपको ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करोगे, यानी आर्मेचर धारा कुल उत्पन्न हुई यहीं से होती है और कुल वोल्टेज यहीं से होती है। ड्रॉप कौन करते हैं, ये करता है और ये करता है। अगर इसकी धारा और इसकी धारा मैं प्लस कर दूंगा तो मुझे किसकी मिल जाएगी, आर्मेचर की। तो ये अपनी यह कह सकते हैं कि IL धारा का मान प्लस ISH, यानी शंट फील्ड की धारा और लोड धारा को अगर मैं प्लस कर दूं तो मुझे किसका मान मिलेगा, आर्मेचर धारा का। अब इसी फॉर्मूले से अपने ये निकाल सकते हैं कि
एल यानी लोड धारा का मान आपको ज्ञात करना है। इस धारा का मान अगर आपको ज्ञात करना है तो इस धारा में से आप इस धारा को क्या कर दो, माइनस कर दो, आपको इस धारा का मान याद या फिर ज्ञात हो जाएगा। यानी आई ए माइनस के अंदर क्या हो जाएगा, आई एस एच। यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब बात करते हैं कि अगर अपने को आई एस एच का मान यानी शंट फील्ड की धारा का मान निकालना है तो कैसे निकालोगे, आर्मेचर की धारा को माइनस कर दोगे आप लोड धारा से। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि आई ए माइनस में आई एल। यहाँ तक कि ये तीनों फॉर्मूले आपको समझ में आए। आर एस एस ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, वी बटे में आई एस एच। ठीक है, अब बात करते हैं कि जनरेटर के अंदर, ये तो थे धारा के बारे में। अब बात करते हैं कि जनरेटर में कुल उत्पन्न हुआ जो विद्युत वाहक बल है उसकी गणना करने के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, तो कुल ईएमएफ यानी ई का अगर फॉर्मूला निकालना है तो क्या होगा कि यहाँ पर कौन सी होगी, वीटी टर्मिनल वोल्टेज। यहाँ पर क्या होता है कि ईजी यानी कुल जनरेटिंग वोल्टेज, और यहाँ पर क्या होती है टर्मिनल वोल्टेज, और यहाँ इसके अंदर क्या होता है कि लॉसेज। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या होंगे, लॉसेज होंगे। यानी आर्मेचर के का प्रतिरोध होता है, और आर्मेचर क्या करता है कि आर्मेचर के अंदर से जब लोड लगाएंगे तो आर्मेचर से क्या होगी, धारा फ्लो होगी, और उसी धारा फ्लो होने के कारण क्या होता है कि आर्मेचर के अंदर प्रतिरोध का मान होता है 1 ओम से क्या होता है, कम होता है, तो वो भी क्या करेगा, वोल्टेज ड्रॉप करेगा। और उसके जो कम्यूटेटर पे लगाए जाते हैं ब्रशेज, वो भी क्या करते हैं, वोल्टेज का मान ड्रॉप करते हैं। तो वहाँ पर क्या होती है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है, इसलिए अपने को टर्मिनल वोल्टेज पर वोल्टेज का मान कम मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आर्मेचर में हुई वोल्टेज ड्रॉप का मान या फिर फॉर्मूला क्या रहेगा, मैंने आपको बताया था कि वी ए को छोड़ दो आप, वी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, वी बराबर क्या होता है, आई इंटू में आर होता है, आई इंटू में आर होता है ओम के नियम से। तो ये क्या लिख सकते हैं, आई इंटू में आर। आई कौन सी, आर्मेचर की धारा, इसलिए ए लगा दिया, गुणा में आर किसका, आर्मेचर का, तो इसलिए ए लगा दिया। यानी आर्मेचर का रेजिस्टेंस को आर्मेचर की धारा से गुणा कर दूंगा तो आर्मेचर द्वारा की गई वोल्टेज ड्रॉप का मान मुझे मिल जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, यानी यहाँ पर जो इजी कुल जनरेटिंग वोल्टेज का मान अगर निकालना है तो वीटी टर्मिनल वोल्टेज प्लस के अंदर आर्मेचर में हुई वोल्टेज ड्रॉप को अगर मैं प्लस कर दूंगा तो मुझे इजी का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, वीटी टर्मिनल वोल्टेज प्लस में आइए आर ए, आइए गुणा में आर ए, प्लस के अंदर क्या होगा कि ब्रशों द्वारा, ये ब्रश है, ये भी क्या करेंगे, वोल्टेज का ड्रॉप करेंगे। मैंने बताया था अगर मेटल ग्रेफाइट ब्रश हो तो कितना होगा, 1.5 वोल्ट होगा, अगर कार्बन ब्रश हो तो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्रशों द्वारा की गई वोल्टेज ड्रॉप क्या आ जाएगा, वीबी आ जाएगा। तो ये है फॉर्मूला। अगर इसको एक और तरीके से देखा जाए तो वीटी प्लस के अंदर क्या होगा, यहाँ पर वी ए प्लस के अंदर क्या होगा, वी बी, यानी वी टी टर्मिनल वोल्टेज ये वाली प्लस कर देंगे, प्लस के अंदर आर्मेचर में हुआ वोल्टेज ड्रॉप प्लस में ब्रश द्वारा किया गया वोल्टेज ड्रॉप, अपने को इजी यानी कुल जनरेटिंग वोल्टेज का मान अपने को मिल जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, तो ये आप लोग याद रखना। तो आपको समझ में आया कि फॉर्मूले किस तरीके से आए। ठीक है, इस जनरेटर को क्या कहते हैं, स्थिर वोल्टता जनरेटर भी कहते हैं। इसकी वाइंडिंग समांतर में जुड़ी रहती है, इसलिए वोल्टेज का मान भी क्या रहता है, समान रहता है। और अगर शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से अधिक हो जाए तो जनरेटर वोल्टेज उत्पन्न नहीं करेगा, क्योंकि शंट वाइंडिंग में धारा का मान कम हो जाएगा या फिर जीरो कह सकते हैं, इसलिए वोल्टेज जनरेट नहीं करेगा। और एक क्या बात थी कि इसको हमेशा नो लोड पे चलाना चाहिए। अगर लोड पे चलाओगे तो लोड वोल्टेज जो लोड रेजिस्टेंस का मान कम होता है, इसलिए वह धारा लोड की ओर चली जाएगी, शंट फील्ड में धारा नहीं जाएगी, इसलिए शंट फील्ड कोई भी चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण नहीं कर पाएगी। इसलिए क्या बोला जाता है कि लोड हटाकर या फिर नो लोड पर चलाएंगे तो जो वोल्टेज होगी तो क्या जाएगी, धारा जाएगी वो शंट में जाएगी, और शंट वाइंडिंग क्या बनाएगी, चुंबकीय क्षेत्र, जिससे क्या होगी, वोल्टेज बनना स्टार्ट हो जाएगी। सीरीज जनरेटर और शंट जनरेटर दोनों कुछ मिलती जुलती बातें हैं, पर है दोनों प्रोपोर्शनल एंटी प्रोपोर्शनल है, यानी उसको लोड पे चलाना चाहिए सीरीज को, और शंट को नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, इसकी वोल्टेज डिपेंड करती है टर्मिनल वोल्टेज लोड पर, इसकी वोल्टेज पर नहीं करती है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब बात करते हैं अपने शंट जनरेटर के अभिलक्षण के बारे में, यानी जो ग्राफ होता है उसके बारे में पढ़ते हैं।
शंट जनरेटर का अभिलक्षण। सबसे पहला जो अभिलक्षण आता है उसे कहते हैं चुंबकीय अभिलक्षण। चुंबकीय अभिलक्षण चाहे आप बात करें शंट जनरेटर की, चाहे आप बात करें सीरीज की, चाहे कंपाउंड की, चाहे कंपाउंड के अंदर शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट की, या फिर कम्युलेटिव या फिर डिफरेंशियल की, वहाँ पर क्या होता है कि जो चुंबकीय अभिलक्षण है वो क्या रहता है, यहाँ पर समान रहता है सभी जनरेटरों के अंदर। क्योंकि आप सभी को पता है कि ये जो अभिलक्षण होता है वो किन किन के मध्य खींचा जाता है। ये खींचा जाता है आर्मेचर धारा के मध्य, वह किसके मध्य, E0 यानी नो लोड वोल्टेज पर। ये किसके मध्य खींचा जाता है, आर्मेचर धारा और नो लोड वोल्टेज पर खींचा जाता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर आर्मेचर धारा का मान बढ़ाया जाएगा, सॉरी ये होता है फील्ड धारा के मध्य, किसके होते हैं, फील्ड धारा और जनरेटिंग वोल्टेज यानी E0 अपने कह सकते हैं खींचा जाता है। यानी फील्ड धारा का मान अगर बढ़ाया जाएगा, आप सभी को पता है कि फील्ड धारा का मान बढ़ाया जाएगा तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा फील्ड में, और फील्ड में चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो फ्लेमिंग के नियम, सॉरी फैराडे के नियम से क्या होगा कि यहाँ पर वोल्टेज भी क्या मिलेगी, अपने को ज़्यादा मिलेगी। तो ये जो ग्राफ होता है यहाँ पर ये कहलाता है ईजी यानी जनरेटिंग वोल्टेज। ठीक है, समांतर के अंदर वोल्टेज का मान क्या रहेगा, यहाँ पर समान रहेगा। यानी फील्ड में धारा बढ़ेगी तो क्या होगा, वोल्टेज का मान ही भी बढ़ेगा। और ये है सैचुरेशन पॉइंट। यहाँ सैचुरेशन पॉइंट के बाद क्या है, वोल्टता क्या हो जाती है, एकदम नियत हो जाती है, यानी फिक्स हो जाती है। उसके बाद वोल्टेज का मान नहीं बढ़ेगा, इसलिए डैश 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 करके दिखाई गई है, यही है हाईएस्ट जनरेटिंग वोल्टेज। ठीक है, तो चुंबकीय अभिलक्षण या फिर इसे कहते हैं ओपन लूप या खुला परिपथ अभिलक्षण भी इसको कहते हैं। ये किसके मध्य खींचा जाता है, एक तो फील्ड धारा और जनरेटिंग वोल्टेज के मध्य खींचा जाता है। तो ये था कॉमन था। उसके बाद में दो नंबर पॉइंट होता है, वो होता है आंतरिक अभिलक्षण। आंतरिक अभिलक्षण आंतरिक अभिलक्षण किसके के मध्य खींचा, यानी आंतरिक का मतलब होता है इंटरनल। इंटरनल यानी आर्मेचर धारा व E0 यानी नो लोड वोल्टेज पर खींचा जाता है। और ये कौन सी होता है, ये होती है जनरेटिंग वोल्टेज पर, यानी कुल उत्पन्न जो वोल्टेज होती है उसके मध्य और फील्ड के मध्य कौन सा होता है, चुंबकीय अभिलक्षण खींचा जाता है। और आर्मेचर धारा और नो लोड पर वोल्टेज किसके मध्य खींचा जाता है, आंतरिक अभिलक्षण यानी इंटरनल अभिलक्षण खींचा जाता है। इसका जो ग्राफ रहता है वो रहता है कि यहाँ पर E0 और ये होगा यहाँ पर क्या आ जाएगी, आर्मेचर धारा। ठीक है, इसका जो ग्राफ होगा तो पहले तो थोड़ा थोड़ा इस तरीके से चलेगा, फिर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। डाउन किस कारण से होगा, यहाँ पर जो लोड लगाया गया है वो कौन सा है, E0 का मतलब है नो लोड, नो लोड पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, जो ये कौन सी वोल्टेज है, E0 नो लोड नहीं लगाया गया है। और ये कौन सी है, जनरेटिंग वोल्टेज। हमेशा आपको पता है कि जनरेटिंग वोल्टेज का मान ज़्यादा होता है और E0 यानी नो लोड पर वोल्टेज का मान क्या होता है, थोड़ा सा घट जाता है। यानी अपने कह सकते हैं कि 2 से 3% वोल्टता क्या होती है, घट जाती है। ये घटने का कारण क्या है, ये घटने का कारण है कि आर्मेचर का प्रतिरोध होता है RA, जिसके कारण क्या होता है कि आर्मेचर एक वोल्टेज ड्रॉप करता है और जिसके कारण क्या होता है कि वोल्टेज है जो उत्पन्न नियम से क्या होती है, थोड़ी बहुत घट जाती है। तो समझ में आया, ये किसके कारण होता है, यहाँ पर घटी हुई वोल्टेज, यहाँ से ये ग्राफ जा रहा है, इसी घटी हुई वोल्टेज किसके कारण होती है, आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण, आर्मेचर ड्रॉप वोल्टेज। ठीक है ना, आर्मेचर ड्रॉप के कारण क्या होता है कि कुछ वोल्टेज घट जाती है। आपको पता है कि अपनों ने पढ़ा था कि VA क्या होता है, RA इंटू में क्या होता है, IA, RA इंटू में क्या होता है, IA, यानी रेजिस्टेंस के कारण और धारा फ्लो होगी आर्मेचर, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप। और उसी वोल्टेज ड्रॉप के कारण क्या होता है कि कुछ वोल्टेज घट जाती है जनरेटिंग वोल्टेज से। ये था आंतरिक अभिलक्षण यानी इंटरनल। अब बात करते हैं, C नंबर आएगा, ये होता है बाहरी अभिलक्षण।
बाहरी अभिलक्षण हमेशा किसके मध्य खींचा जाता है? टर्मिनल वोल्टेज के और लोड धारा के, यानी अपने कह सकते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज व IL के मध्य खींचा जाता है बाहरी अभिलक्षण। बाहरी अभिलक्षण की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा? नो लोड नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? ऑन। यहाँ पर क्या हो जाएगा? VT। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? IL लोड धारा। और यहाँ पर बात करें कि ऑन लोड, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑन लोड। और अब क्या होगा? जो ग्राफ बनेगा कुछ तो क्या होगी? वोल्टेज जाएगी और फिर कैसे होगे? यहाँ से इस तरीके से ग्राफ ये प्रदर्शित करेगा। ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये आपका सैचुरेशन पॉइंट है। और उसके बाद में क्या होता है? ये जो नियम कहता है कि अगर आप IL यानी लोड का मान बढ़ाओगे तो लोड का मान बढ़ाने से क्या होगा कि लोड धारा का मान बढ़ेगा। और लोड धारा का मान इतना बढ़ जाएगा कि लोड धारा किस में से जा रही है? आर्मेचर के अंदर से होती जा रही है। तो आर्मेचर की वाइंडिंग क्या हो जाएगी? आर्मेचर भी क्या होगा? और ज़्यादा लोड बढ़ जाएगा। और लोड बढ़ने के कारण क्या होगा कि जनरेटर में इतनी धारा फ्लो होगी जिसके कारण क्या होता है? आर्मेचर जल जाएगा। तो इस स्थिति में क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता है कि लोड हमेशा कौन से क्रम में जुड़ता है? समांतर में जुड़ता है। और हमेशा अपने लोड का मान बढ़ाते जाएंगे और रेजिस्टेंस का मान क्या होगा? कम होगा। और रेजिस्टेंस का मान कम होगा तो आपको पता है कि धारा क्या है? बढ़ती जाएगी। और धारा बढ़ती जाएगी तो क्या होगा कि एक इस स्थिति आएगी कि आर्मेचर में इतनी धारा फ्लो होने लगेगी जिसके कारण क्या होगा? आर्मेचर की जो वाइंडिंग है वो जल जाएगी। और अंत में आके क्या होगा कि वोल्टेज का मान है 0 हो जाएगा। अंत में क्या होगा कि अगर आप लोड का मान बढ़ाते जाओगे तो जनरेटिंग वोल्टेज का मान क्या होगा? 0 हो जाएगा। और जैसे ही वोल्टेज का मान 0 होती है क्या होगा? धारा यहाँ पर क्या हो जाएगी? अनंत यानी ज़्यादा फ्लो होने लगेगी। और इतनी ज़्यादा फ्लो होगी कि जो आर्मेचर है वो जल जाएगा। और इस अवस्था को कहते हैं शॉर्ट सर्किट है। ये किस कारण से होता है? आर्मेचर रिएक्शन के कारण। ये किसके कारण हुआ? आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है ना? उसमें क्या था? आर्मेचर रिएक्शन नहीं था। आर्मेचर रिएक्शन कब होगा? जब अपने जनरेटर पे लोड लगाएंगे। और लोड लगाने से क्या होगा कि आर्मेचर के अंदर से धारा फ्लो होगी। और आर्मेचर से धारा फ्लो होती है तभी क्या होता है? आर्मेचर रिएक्शन होता है। और अगर अपने लोड नहीं लगाया तो कोई भी आर्मेचर रिएक्शन नहीं होगा। पहला अभिलक्षण क्या था? चुंबकीय अभिलक्षण, यानी फील्ड धारा का मान बढ़ेगा तो यहाँ पर जनरेटिंग वोल्टेज का मान भी बढ़ेगा। ठीक है। दूसरा क्या था? आंतरिक अभिलक्षण, यानी आर्मेचर धारा का मान। आर्मेचर धारा का मान अगर बढ़ेगा तो क्या होगा कि यहाँ पर जो E0 का मान है वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। और आर्मेचर धारा के कारण क्या होगा? कुछ यहाँ पर क्या हो जाएगी? वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी 2 से 3% अपने कह सकते हैं। ये होगा आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप के कारण। और तीसरा अभिलक्षण क्या था कि बाहरी अभिलक्षण, यानी अगर जनरेटर पर लोड लगा दिया गया है। आंतरिक अभिलक्षण क्या होता है? नो लोड पर। नो लोड पर आपको पता है कि कोई भी लोड नहीं लगाया गया। तो कोई भी लोड नहीं है तो बचा कौन? आर्मेचर से बचा। और ये क्या करेगा? ओनली फॉर वोल्टेज ड्रॉप करेगा, बाकी कोई भी घटक आएगा वो वोल्टेज ड्रॉप नहीं करेगा। इसी के कारण क्या होता है कि कुछ वोल्टेज यहाँ पर घट जाती है। ये आपको इस तरीके से दिखाई गई है। कुछ वोल्टेज क्या हुआ है? ये घट गई है सिर्फ और सिर्फ आर्मेचर ड्रॉप के कारण। अब क्या होता है कि जैसे अपने इसको लोड से जोड़ दिया गया है, लोड जोड़ दिया गया है तो लोड जोड़ने से क्या होगा कि आर्मेचर से धारा फ्लो होगी। और आर्मेचर से धारा फ्लो होने के कारण एक लॉसेज होता है जिसे कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन। उसके कारण क्या होता है कि वोल्टेज ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाती है। अगर अपने लोड का मान एक नियत फिक्स रखते हैं तब तो कुछ नहीं होता है। जैसे जैसे लोड का मान बढ़ाएंगे तो लोड का मान बढ़ाने से क्या होगा कि आर्मेचर से ज़्यादा धारा फ्लो होगी। और ज़्यादा धारा फ्लो होने के कारण क्या होगा कि आर्मेचर में अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। और वो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र का क्या करेगा? विरोध करेगा। इसलिए वो क्या करेगा कि उसको आर्मेचर जो घूम रहा है उसको घूमने नहीं देगा। और इंजन का काम क्या होता है कि आर्मेचर को घुमाना। ठीक है। और इसलिए क्या होता है कि आर्मेचर नहीं घूम रहा है और वो क्या है? जोर से घुमा रहा है। इसलिए क्या होता है कि जनरेटर दबने लगता है। क्योंकि किस प्रयास में? वो आर्मेचर घुमाने के प्रयास में क्या होता है कि ज़्यादा फ्यूल लेता है और ज़्यादा धुआं निकालने लग जाता है। क्यों होता है? क्योंकि लोड का मान बढ़ता है। लोड का मान बढ़ेगा तो आपको पता है कि इसमें IA का मान बढ़ेगा। और IA का मान बढ़ने से क्या होगा कि आर्मेचर रिएक्शन का मान भी बढ़ जाएगा। जिसके कारण क्या होगा कि आर्मेचर को यानी एक फिक्स यानी स्थिर रखने का प्रयास करेगा। आर्मेचर रिएक्शन क्या करेगा कि आर्मेचर को रोकने का प्रयास करेगा।
इसलिए क्या होता है कि इंजन उसको घुमाने का प्रयास करेगा, तो दोनों क्या होंगे, एंटी प्रोपोर्शनल होंगे, जिसके कारण क्या होगा कि ज़्यादा फ्यूल लगेगा और इंजन क्या दबने लग जाएगा। तो इसी के कारण था आर्मेचर रिएक्शन के कारण एक ऐसा होता है जो क्या करता है कि आर्मेचर को रोकने का प्रयास करता है, बट इंजन क्या करता है कि इसको घुमाने का प्रयास करता है। इन्हीं दोनों आपसी प्रतिक्रिया के कारण क्या होता है कि जनरेटर दबने लग जाता है। इसलिए यह प्रेरणा दी जाती है कि जनरेटर को हमेशा नियत लोड पे चलाना चाहिए। अगर आप लोड का मान, शंट जनरेटर भी लोड का मान बढ़ाते जाओगे तो इतनी बढ़ा देंगे तो यहाँ पर वोल्टेज तो क्या आ जाएगी आपकी स्थिर हो जाएगी, वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पर लोड धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वोल्टेज स्थिर क्यों होगी, आपको पता है वोल्टेज स्थिर क्यों होगी, क्योंकि जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो एक फिक्स मान तक ही क्या करती है कि चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है, उसके बाद में वो सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाती है, और जैसे ही सैचुरेशन पॉइंट पे आएगी उसके बाद वोल्टेज क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। आपका लोड बढ़ता जा रहा है पर वोल्टेज क्या स्थिर है, और लोड बढ़ता जा रहा है, प्रतिरोध का मान कम होता जा रहा है, धारा क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, और धारा इतनी बढ़ जाएगी कि वोल्टेज अचानक से गिर जाएगी और वोल्टेज क्या आ जाएगी, 0 पे आ जाएगी, और धारा क्या हो जाएगी, फुल, और इसलिए आर्मेचर से धारा इतनी फुल होगी कि आर्मेचर जल जाएगा। तो ये था आपका बाहरी अभिलक्षण यानी टर्मिनल वोल्टेज और लोड धारा के मध्य। ठीक है, तो ये सभी को आपको समझ में आया। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस जनरेटर का जो उपयोग होता है वहाँ कहाँ किया जाता है। इस जनरेटर का जो उपयोग होता है ऐसे स्थानों पे किया जाता है जहाँ अपने को क्या है, स्थिर वोल्टता की ज़रूरत हो, जैसे बैटरी चार्जिंग में। बैटरी चार्जिंग में क्या होता है कि वोल्टेज अपने को एक लेवल में चाहिए, तो इसलिए इसको कहते हैं कि बैटरी चार्जिंग में। और उसके बाद में इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझते हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और ये क्या होता है, विद्युत रंजन, एक धातु निष्कर्षण। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है कि एक धातु पर दूसरी धातु की क्या करना, परत चढ़ाना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उसके बाद में क्या होता है कि विद्युत रंजन और एक धातु निष्कर्षण में, यानी धातु को शुद्ध करने के लिए वहाँ पर किया जाता है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि बैटरी चार्जिंग में किस जनरेटर का उपयोग किया जाता है। DMRC 2017 में क्वेश्चन आया हुआ था कि बैटरी चार्जिंग में किस जनरेटर का उपयोग किया जाता है, तो वहाँ पर कई सारे ऑप्शन थे। तो आपको क्या करना है, शंट जनरेटर का, क्योंकि ये एक स्थिर प्रकार की वोल्टता जनरेट करता है और इसके अंदर कुछ ही परिवर्तन आते हैं, वो 2 से 3% अपने कह सकते हैं, बहुत ही कम है। पर सीरीज जनरेटर के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, उसके अंदर 25% तक वोल्टेज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होती है, वोल्टेज गिर जाती है। इसलिए उस जनरेटर का यूज़ कहाँ करते हैं, सेल्फ स्टार्ट है, या फिर जब बाइकें होती है जहाँ पर सेल्फ लगी रहती है, उनको क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा धारा चाहिए, इसलिए सीरीज जनरेटर का वहाँ यूज़ करते हैं। और शंट का कहाँ करते हैं, जहाँ पर अपने को एक फिक्स रेंज में वोल्टेज चाहिए, यानी आउटपुट के अंदर क्या चाहिए, वोल्टेज का मान एक स्थिर चाहिए, वहाँ पर किया जाता है। तो ये चीज़ समझ में आई। अब बात करते हैं कुछ 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। वोल्टेज रेगुलेशन आगे आएगा, जैसे अपने ये टाइप ऑफ जनरेटर खत्म हो जाएगा उसके बाद पढ़ेंगे वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में। तो आपको इतने याद रखना है कि एक आदर्श शंट जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन पूछे तो आपको क्या बताना है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। और एक नॉर्मली जो शंट जनरेटर का पूछा जाए तो क्या होता है, कम होता है। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है कि आउटपुट के अंदर और इनपुट में आए वोल्टता में उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन करते हैं। पर यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ही कम उतार चढ़ाव आते हैं, इसलिए इसका वोल्टेज रेगुलेशन कम आता है। और वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम होगा जनरेटर उतने क्या होगा, अच्छा होगा। इसलिए एक आदर्श शंट जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन आपसे पूछे तो आपको क्या बताना है, 0 होता है। अगर एक सामान्य शंट जनरेटर का पूछे तो आपको कितना बताना है, बहुत ही कम होता है। तो आज की क्लास में इतना ही, और बने रहे हमारे YouTube चैनल के साथ। अगर आपको ये क्लास बढ़िया लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।